दोस्तों नमस्कार। कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास हिंदी पेडागाजी के 16वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएँगे ताकि यदि किसी दिन की क्लास आप ना देख पाएँ तो प्लेलिस्ट में जाकर उस दिन की क्लासेस देख लें। दोस्तों आज ये सीटेट सिलेबस में हिंदी पेडागाजी के पोर्शन का जो लास्ट चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण, उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप लोगों को ये अनुभव हो सके कि आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे 2011 से लेकर आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एग्ज़ामों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों सीटेट की परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा ये भी तरीका होता है कि आप पिछले जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी प्रश्न पत्रों को हल करें ताकि आपको मालूम हो सके या अनुभव हो सके कि सीटेट एग्ज़ाम में कैसे कैसे किस कठिनाई स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करें और जितने भी पिछली परीक्षाओं के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों को हल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की ये हिंदी पेडागाजी की जो लास्ट चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण, आइए हम उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो हिंदी पेडागाजी सीटेट सिलेबस में लास्ट चैप्टर दिया गया है वो उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जैसे मान लीजिए हम थ्योरी में बता देते हैं, शैक्षिक निदान का प्रयोग ही उपचारात्मक शिक्षण है। क्या शैक्षणिक निदान यानी शिक्षा ग्रहण करते समय बालक को जिस भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसका निदान करना ही क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों को पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियों को अपनाता है या शिक्षण विधियों के द्वारा प्रयोग करके बच्चों को समझाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण का एक लाइन में हम परिभाषा बता दिए हैं कि शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों को पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियाँ अपनाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के बारे में हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण है यानी उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना या विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना या फिर लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका क्या करना, समाधान निकालना या फिर उनका निदान करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना होता है, इसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो पहले का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है इसको हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा ऑप्शन समय व अवधि पर, चौथा ऑप्शन समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है किस बात पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की समस्या जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तो दूसरे का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर क्या करती है, सा को शा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यानी वो जो सा है उसको शा बोलती है या शा कहती है, आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वह जब भी सा को शा कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, या उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे या अवसर देंगे। उसके बाद या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है उसे सा या शा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे अच्छा काम क्या करेंगे आप, यदि तीसरी कक्षा की बालिका है, सुनैना है, अक्सर सा को शा कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर देंगे। क्या
यानी जो सुनैना जो है सुनैना बालिका जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ सा को शाह ही बोलते हैं, तो वो क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे क्या करेंगे, सुधार करने के लिए अधिक से अधिक या पर्याप्त अवसर या पर्याप्त समय प्रदान करेंगे। तो हमारा जो है तीसरे का ऑप्शन हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। तो भाषा अधिगम में निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है, पहला जो दिया गया है, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना या विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना या संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना या फिर शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा अधिगम में निदानात्मक शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना होता है। तो चौथे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य, पहला ऑप्शन दिया गया है, कमजोरियों को पता लगाना या कमजोरियों को दूर करना या उपचारात्मक सुझाव देना या उपरोक्त में से सभी। तो हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो निदानात्मक शिक्षण का जो मेन उद्देश्य सभी होते हैं, ये सभी सारे क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो सारे सही हैं। क्या, निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है कमजोरियों को पता लगाना भी होता है, कमजोरियों को दूर करना भी होता है और उपचारात्मक सुझाव देना भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन जो हमारे सही हैं, तो ये चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, हिंदी भाषा शिक्षक में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कमजोरियों को पता लगाना होता है, कमजोरियों को दूर करना होता है और उपचारात्मक सुझाव देना भी होता है। तो पाँचवें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है। क्या, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि या सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे सुगम विधि यानी सबसे अच्छी विधि, सबसे सरल विधि कौन सी हो सकती है। तो छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे सुगम विधि जो है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना है। तो क्या, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों को क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। तो ये हमारा छठवें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो विधि कौन सी नहीं है, इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन कट गया, देखते हैं अगले में तो नहीं है। तो इसमें नहीं है तो हम सातवें क्वेश्चन को कभी फिर से करवा देंगे। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि इसमें सातवें में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। तो सातवें में ऑप्शन दिया गया था हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी नेगेटिव इसमें छांटना था। तो इसमें दिया था अतिरिक्त कक्षाएँ, दूसरा दिया था व्यायाम, फिर तीसरा दिया था गोष्ठियाँ और चौथा दिया था विशिष्ट अभ्यास। जो क्राफ्ट हो गया ये विशिष्ट अभ्यास है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो है कौन सी विधि नहीं है, तो जो सातवें का जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो व्यायाम, ये हिंदी भाषा की क्या उपचारात्मक शिक्षण विधि नहीं होती है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण विधि नहीं होती है। अभ्यास व्यायाम तो जो एक्सरसाइज जो होता है वो उपचारात्मक शिक्षण विधि नहीं होती है। तो सातवें का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। बाकी सातवें का जो उपचारात्मक शिक्षण विधि जो है वो सातवें में अतिरिक्त कक्षाएँ लेनी चाहिए, ये भी होता है, गोष्ठियाँ ये भी होता है, विशिष्ट अभ्यास ये भी होता है, लेकिन व्यायाम जो है उपचारात्मक शिक्षण विधि नहीं होती है। तो हमारा सातवें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। दूसरा, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। या चौथा, उपरोक्त में से सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है।
तो उपचारात्मक शिक्षण का मेन जो उद्देश्य होता है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों को सुधार करना, ये भी सही बात होती है। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ये भी सही बात होती है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा उपरोक्त में से सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। किसके परिप्रेक्ष्य में उपचारात्मक शिक्षण का हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो सभी उद्देश्य होता है। क्या प्रारंभिक त्रुटियों को सुधारना भी उद्देश्य होता है, और ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना भी उद्देश्य होता है, और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो 8वें का जो हमारा चौथा ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। तो 8वें का चौथा ऑप्शन राइट है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकाय के रूप में पढ़ाना, या चौथा ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो जो उपचारात्मक कार्य के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तो उपचारात्मक कार्य के द्वारा जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए, यही बात नहीं करें, यानी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए इनमें में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना, तो यही कार्य नहीं किया जाना, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको अगली कक्षा में प्रोमोट करने दिया जाना चाहिए। तो इसमें 9वें का जो दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा एकदम बिल्कुल ठीक है। क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चे के फेल होने पर उन्हें अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए, तो यही बात बिल्कुल ठीक है, यही नहीं करें, यानी प्रवेश करने से रोकना नहीं चाहिए। और ऑप्शन जो दिए गए हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विषय को अलग अलग संकाय में पढ़ाना, ये बिल्कुल बात गलत होती है। और माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय में पढ़ाना, ये सब ठीक बात होती है। ये कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए, ये बात सही है। तो ये कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, तो शायद इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से क्या रोकना चाहिए, ये रोकना नहीं चाहिए, उनको प्रोन्नत करना चाहिए। तो यही बात जो है ये नहीं करना चाहिए। तो 9वें का जो दूसरा ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है, दृश्य श्रव्य साधनों का, या शिक्षण विधियों का, या अभ्यास कार्य का। तो किसका सहारा लिया जाता है, इसमें कोड में दिया गया है केवल ए, केवल बी, केवल सी, या ए सभी। तो किसका सहारा क्या है, किसका सहारा लिया जाता है। क्या उपचारात्मक शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने में निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, और अभ्यास कार्य का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट है, जो कि चौथे ऑप्शन में के हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से यानी डैश में कठिनाई होती है, किस बात पे कठिनाई होती है, तो लिखने में कठिनाई होती है, या सुनने में कठिनाई होती है, या बोलने में कठिनाई होती है, या फिर पढ़ने में कठिनाई होती है। तो जो डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों, वो जो है बच्चों को क्या करने में, लिखने संबंधी दोष होता है, तो लिखने संबंधी उसमें कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी विकार उत्पन्न होता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। तो इसमें ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। जैसे डिस्ग्राफिया है तो ग्राफ, जैसे ग्राफ पेपर आप छोटे थे तो बच्चों को आप बताए होंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफ जो है या तो पेंसिल से बनाया जाता है या तो पेन से बनाया जाता है। तो ग्राफ जो है पेंसिल या पेन से बनाया जाता है, तो पेंसिल या पेन से क्या किया जाता है, लिखा भी जाता है। तो लिखने संबंधित जो दोष होगा वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। ग्राफ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार होता है। तो 11वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। जो कक्षा आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए वो लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे। उसमें से पहला ऑप्शन दिया, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, या शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे,
या बच्चों में उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, या गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे? कक्षा में आपके कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? जब कक्षा में आपके क्लासरूम में जब बच्चे जो है गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए अगर लिख रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए क्या करेंगे, प्रिंट समृद्ध माहौल, इसमें माहौल थोड़ा सा छूटा हुआ है, माहौल का निर्माण करेंगे। तो इससे बालक जो है अच्छे तरीके से बेहिचक पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो क्या है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। 10-10 बार लिखना गलत है, बच्चे बोर हो जाएंगे। त्रुटियों का एहसास कराएंगे, बच्चे डरने लगेंगे। फिर इससे गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही आप घेरा, गोल घेरा नहीं लगा सकते, इससे भी बच्चे डिस्क्रिमिनेट होते हैं। बच्चे के अंदर एक घबराहट की भावना पैदा होती है। ये तीनों नीचे के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? सीटेट 2022 जो पिछला एग्जाम हुआ है, जस्ट उसी में आए हुए सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। क्या सामूहिक प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करना चाहेंगे? हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, यानी सभी पूरी कक्षा के सामने उस बच्चे पर आप चिल्लाएंगे, या उससे बात करेंगे, उससे बातें करेंगे, या फिर उससे सभी के सामने बातें करेंगे, या उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो आप क्या करेंगे? किसके दौरान? समूह प्रस्तुत के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, यानी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है जो क्लास के लिए उचित नहीं है, तब आप अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो जो आप अध्यापक होने के नाते उससे जो क्या करेंगे, उससे बातें करेंगे, वो किस कारण से वो अनुचित व्यवहार कर रहा है, उस कारणों का सही पहचान करके उसको निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसे अच्छा सा उसको समझाएंगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा और अगली बार अनुचित व्यवहार करने के लिए थोड़ा सोचेगा या अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। तो समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे, तो कि वो किसके कारण जो है वो अनुचित व्यवहार कर रहा है। तो 13वें का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो, 13वें का जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कोई शिक्षिका है, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रागिनी नामक एक बालिका है, वो हैंडपंप को जो चापाकल बोलती है, तो आप एक शिक्षिका होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है, रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, या फिर अगले में कहा गया है, या फिर उसे क्या करेंगे, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, या उसे डांटेंगे कि उसे गलत शब्द का प्रयोग किया है, या उपरोक्त तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे उपयुक्त होता है यदि रागिनी नाम की बालिका है, हैंडपंप को यदि वो चापाकल बोलती है, तो वो संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि बच्चों हैंडपंप को चापाकल भी बोला जाता है या कहा जाता है। तो हमारा जो चौथे का ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वें का जो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है या हड़बड़ाने लगता है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है? यदि राहुल नाम का कोई बच्चा है, उसको यदि पूरी क्लास में उससे कुछ पूछा जाता है, उत्तर देने के लिए कहा जाता है, तो वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, या राहुल को सही उत्तर का नहीं पता होता है, या यह राहुल की आदत है, या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है
राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो इसका कारण, सही कारण क्या हो सकता है कि भरी क्लास में राहुल से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो हकलाने लगता है। तो वो किस कारण से वो हकलाने लगता है? तो जो हमारा जो कौन सा क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो एकदम 100% राइट है। राहुल बड़े समूह के सामने यानी बड़ी कक्षा के सामने सभी लोगों के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, इसीलिए वो हड़बड़ाने या हकलाने लगता है। तो 15वें का जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, विगत प्रश्नों में आया हुआ प्रश्न है, यानी पिछली परीक्षा में यह आया हुआ प्रश्न है, क्या राधिका जो है, राधिका नाम की बच्ची है जो अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह इस ओर संकेत करता है, यानी यह किस ओर संकेत करता है कि राधिका जो है अक्सर लड़का को लका पढ़ती है या लिखती है, या कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां करती है, तो यह किस ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो इसका कारण क्या होगा कि लड़का को लका, राधिका जो है लड़का को लका लिखती है और कमाई होने लगेगी कमाई होगी लिखती है। तो उसका मेन जो कारण होता है वो ये है कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ जो है उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो जो हमारा ऑप्शन 16 का जो है, जो सीटेट 2011 में आया हुआ सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, उसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ जो है उसकी लेखनी जो कलम है वो सही से नहीं चल पाती है या नहीं चल पाती है। तो 16वें का जो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज यही तक हम लोग करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।